भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से लताड़ती आई है पत्रकारों को, लेकिन अभी भी पत्रकार समझ नहीं रहे हैं। इनको एक होता नहीं कि इनको घी मिल गया है ना, तभी चाट रहे हैं, वही चाट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गंगा साफ करने के लिए बोला 23,000 करोड़ रुपए जो प्रहलाद मोदी खा गया, उस पर आप बात कीजिए। आज महंगाई पे बात करो, हम तो कह रहे हैं कि साहब रोजगार दे दीजिए, पीठ पे हमारे थोड़ा भार दे दीजिए, साहब हमको रोजगार दे दीजिए। हम तो रोजगार बोल रहे हैं ना, रोजगार दीजिए हमको। तो दलित मुझे लगता है कि अब थोड़ा नासमझ होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया गया है, दलित भाई नहीं समझे हैं। एक आदिवासी महिला का भी अपमान कर दिया गया, दलित भाई आज भी नहीं समझ रहे हैं। उनको मंदिर जाने से आए दिन रोका जाता है, दलित भाई फिर भी नहीं समझ रहे हैं। उनका मतलब आए दिन शोषण हो रहा है, बोल छूने पे उंगली काट दी जाती है, बाबा साहब की जयंती मनाने पे मार दिया जाता है। दलित कब समझेगा मैडम, ये बताइए हमको। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से तमाम मुद्दों को लेकर सभी नेता, राजनेता, कार्यकर्ता हुंकार भरते दिखाई दे रहे हैं कि 24 की तैयारी जोरों शोरों पे हो, फिर वो चाहे प्रियंका गांधी का दमदार भाषण हो या फिर बीजेपी को घेरना हो, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद हैं, जो वायरल बॉय के नाम से भी जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अनुराग, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जनता की सरकार, अब की बार गरीबों की सरकार, अब की बार मजदूरों की सरकार, अब की बार महिलाओं की सरकार, अब की बार पहलवानों की सरकार, अब की बार किसानों की सरकार और अब की बार पत्रकारों की सरकार। अच्छा, पत्रकारों की भी सरकार ले आएंगे? फिर तो एक पत्रकार भी होगा आपका कोई पसंदीदा। मैडम आप ही हो। अच्छा, मैं पसंदीदा पत्रकार हूँ? बिल्कुल, जो सच्चाई दिखाए वो पसंदीदा हो सकता है ना। नेशनल दस्तक दिखा रहा है ना। अच्छा, नेशनल दस्तक सच्चाई दिखा रहा है। मुझे लगा आप कहने वाले हैं रवीश कुमार या तमाम अन्य। भाई रवीश कुमार को तो मेरा आज भी सलूट है, भले ही हम उससे ना मिल पाए हों उस दिन, लेकिन रवीश कुमार जैसा ही पूरे पृथ्वी पे पत्रकार नहीं हो सकता है। अच्छा, मतलब अभी जो मेरा सवाल यह है कि जो सत्ता पक्ष में है उनकी सरकार आपको पसंद नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं। जो अलग से सरकार चाह रहे हैं आप? मैडम अलग से, जब एक चीज़ बताइए कि एक कोई घर में निकम्मा हो जाता है तो उसका काम, उसको मतलब घर वालों का क्या काम होता है कि उसकी दवाई इलाज कर दिया जाए या उसे कहीं साइड में रख दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी का मतलब लोगों ने भी मन बना लिया है कि अब उनका मतलब आराम के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि जो कुछ झूठे पत्रकार हैं वो दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं। अगर वो 18 घंटे काम करते हैं तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उस हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का शोषण हो रहा है, और अनुराग प्रधानमंत्री जी का शोषण होते नहीं देख सकते। अच्छा, तो आप उनका शोषण बचाएंगे, पर उन्हें आनंद आता है। उनकी बात नहीं सुनी कि जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया देश की सेवा। खपाया तो किसके लिए? अडानी जी के लिए। खपाया तो किसके लिए? अंबानी जी के लिए। खपाया तो किसके लिए? अमित शाह जी के लिए। खपाया तो किसके लिए? राजनाथ जी के लिए। जनता के लिए खपाते। अच्छा, ये तो मैंने किसी भाषण में नहीं सुना। ये किसकी बोली बोल रहे हैं? विपक्ष की बोली बोल रहे हैं आप? ये मैडम आपको किसने बता दिया कि विपक्ष की बोली है? ये आपको गरीब की बोली नहीं लग रही है? मजदूर की बोली नहीं लग रही है? किसान की बोली नहीं लग रही है? दलित और पिछड़ा की बोली? किसान तो खुश हैं, 6-6 हज़ार खातों में आ रहे हैं, और क्या चाहिए? मैडम एक चीज़ बताएं, 6,000 प्रधानमंत्री जी मतलब अभी 2 रुपये सिर्फ पेट्रोल पे बढ़ा दे, 2 रुपये डीजल पे, तो एक ही दिन में जितना बांट रहे हैं मोदी जी उतना एक ही दिन में आ जाएगा। किसको 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं बताओ? मुफ्त का राशन बताइए, कहते हैं जो नमक देता है उसके साथ नमक दलाली नहीं। नमक पे सिर्फ 1 रुपया मोदी जी बढ़ा दें, जितना राशन बांट रहे सब आ जाएगा। रोजी रोटी अन्न देवता बताया जा रहा है। अन्न देवता नहीं, अन्न जो अन्नदाता होता है मैडम, अन्न देवता आपको मोदी जी को बोल रहे हो कि राशन दे के अन्न देवता? हम नहीं बोल रहे हैं, राशन देते हैं। बताइए एक चीज बताइए, राशन कौन देता है? मोदी जी मतलब खेत में काम करने जाते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो गदगद तो हैं ही वो तमाम लोग। मैडम देखिए, वो कितना गदगद हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी राशन बांट रहे हैं, उससे आप कितना गदगद हो ये हम बताना चाहते हैं। आपको राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, मुझे राशन की मतलब गरीब जनता को मिल रहा है ना, गरीब जनता को। अंबानी से हमारा रिश्ता है, सीबीआई बैठा के जांच करवा लीजिए। अडानी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है मैडम, और ना ही IT सेल से हमारा कोई रिश्ता है। देखिए, लगातार सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों को पत्रकार घेरते दिखाई दे रहे हैं, जिसपे वो हालांकि फटकार भी लगाती दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन? एक चीज़ बताएं, जब लोग अपने काम पे व्यस्त होते हैं ना तो पत्रकार हो या कोई भी हो लताड़ देते हैं उसको। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से लताड़ती आई है पत्रकारों को, लेकिन अभी भी पत्रकार समझ नहीं रहे हैं। इनको एक होता नहीं कि इनको घी मिल गया है ना, तभी चाट रहे हैं, वही चाट रहे हैं। तो पत्रकारों को तो हम कह रहे हैं कि अभी तो लताड़ नहीं, ठट 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 कर रहे हैं ना कि अपमान कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जूता चप्पल से कुटाई कर दें ऐसे पत्रकारों की, तभी ये पत्रकार दुरुस्त होंगे, तभी ये पत्रकार सत्ता पक्ष से सवाल। चौथे स्तंभ की आप जूता चप्पल से कुटाई करेंगे? ये विवादित टिप्पणी है, बहुत सोच समझ कर करिए। चौथे स्तंभ का मतलब क्या होता है?
जब इस मतलब कोई भी नेता हो जिसके साथ भी पत्रकार ने पूछा होगा सवाल कि हाँ मैडम आप बताइए कि 13 रुपये किलो लीची, स्मृति ईरानी जी को ही ले लो हैं, तो उन्होंने कहा क्या कि जाइए आप जनता का अपमान कर रहे हो। तब वो चौथा स्तंभ कहाँ गया था? तब उनको कहना चाहिए कि मैडम ये पत्रकार हैं हम, चौथे स्तंभ का मतलब होता है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, सत्ता पक्ष को बार बार ट्रोल करना, ये होता है पत्रकार का। मैडम जा रहे हैं, नौकरी खा जाएंगे। नौकरी का खा जाओगे? जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। जनता का अपमान है, सवाल पूछो जनता का अपमान। उसने महंगाई पे ही तो सवाल पूछा था, अभी नहीं बता रही है स्मृति ईरानी जी कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, तो हम यही बरगलिया दें। 2 शब्द बोला था उन्होंने, कहा 2 शब्द बोल दो, समय ही नहीं है, वो इतनी ज़्यादा व्यस्त है जनता को खुश करने में। प्रधानमंत्री जी 18 घंटे व्यस्त हैं मित्र को बढ़ाने के लिए, और स्मृति ईरानी जी इतनी व्यस्त हैं कि एक पत्रकार का जवाब नहीं दे पा रही हैं। दीजिए ना जवाब। महंगाई पे मैं क्या करूं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मैडम जवाब नहीं दे सकता। राजनीति मत चमकाइए, एक और फटकार लगाइए, राजनीति मत चमकाइए, जाइए यहाँ से जितने लोग राजनीति चमका। चीज़ बताइए मैडम कि जंगल में एक शेर रहता है, अगर कोई दूसरा शेर आ जाता है तो वो पहला वाला जो शेर होता है ना, दूसरे शेर को दबाने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार स्मृति ईरानी जी या और भी कोई नेता हो, वो अपने सामने वाले नेता को दबाने की कोशिश करता है। ये तमाम उन नेताओं को समझने की ज़रूरत है जिनका भारतीय जनता पार्टी आए दिन तौहीन कर रही है। किसकी तौहीन कर दी भारतीय जनता? एक चीज़ बताइए, आप अभी किसी नेता का चले जाओ इंटरव्यू लेने, वो कहिए ज्योति जी चाहिए, हम इंटरव्यू नहीं दे रहे, इतना समय नहीं ना है हमारे पास, तो आप क्या करें? साहब दे दीजिए हमको, बहुत परेशान हैं, आस लगा के आए थे, यही कहोगे ना? किसने कहा कि हम ये कहेंगे? मैडम और पत्रकार कहते हैं ना, फटकार लगाएगा तो आप क्या करोगे? एक चीज़ बताइए। लेकिन मैडम अगर वो सीधा जवाब देते तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? क्या सीधा जवाब देते? जैसे कहते हैं कि नहीं दे रहे हैं, चलिए आप, तो आप क्या बोलोगे कि चौथा स्तंभ है, इसको तो मजबूत बनाइए ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तब वहाँ पे नहीं बोलोगे। वहाँ पे अगर सर जा रहे हैं, वो कहेंगे अगर नहीं रुकोगे ना तो फ़ोन करके नौकरी खा जाएंगे, तो अरे साहब नौकरी वोकरी मत खाइए। आज तो पत्रकार मैडम गिड़गिड़ा रहे हैं। किसके सामने? सत्ता पक्ष के सामने। सत्ता पक्ष के सामने पत्रकार गिड़गिड़ा रहे हैं। सत्ता पक्ष के आगे कौन सी नई बात है? कांग्रेस के राज में भी कहा जाता को बेच दिया है। कांग्रेस के राज में भी कहा जाता था कि सत्ता पक्ष के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये तो सत्ता पक्ष के आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। बताइए कि पहले पत्रकार जो होते थे ना, विपक्षी दल के जो जितने भी नेता होते थे, विधायक होते थे, उनके मुंह में से ठूस देते थे, मनमोहन जी बताइए महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो, मनमोहन जी आप बताइए बेरोजगारी पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो। और आज देख लो, हिम्मत है आप प्रधानमंत्री जी से ऐसे पूछ लो। अरे जो बाल विकास मंत्री हैं महोदया हमारी स्मृति ईरानी जी, उनसे पूछ ले 13 रुपये किलो चीनी, तो कहते जनता का अपमान है। और आज प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ लो, कहते हैं देश का अपमान है। मैडम सवाल करें तो किससे करें, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। तो वोट की चोट तो आप ही लोगों के पास है ना, पहले जिता कर लाए हैं, अब परेशान हो रहे हैं। भेज भी देंगे, जिसको बुलाते हैं ना उसको भेजना भी जानते हैं। जो वादे किए थे वो तो पूरे कर दिए ना। राशन का वादा किया था मैडम, रोजगार का, सिलेंडर का वादा किया था मैडम, 15 लाख का भी वादा किया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया का वादा किया था, गंगा साफ करने का भी वादा किया। वो तो यमुना साफ करने का वादा केजरीवाल ने भी किया था। आज केजरीवाल विषय है या प्रधानमंत्री विषय है, पहले आप ये बताइए। जितने भी पक्ष हैं, सवाल ये है कि आखिरकार जितने भी पक्ष हैं, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, राजनीति कौन नहीं चमका रहा है राजनीति में। आप ये बता दीजिए कि आज यहाँ पे प्रधानमंत्री विषय है या केजरीवाल? 2024 विषय है। 2024 विषय है, ठीक। दिल्ली से तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो केजरीवाल भी आने वाले हैं ना लोकसभा चुनाव में। तो मैडम वो तो विपक्ष तय करेगा, कौन आएगा, कहाँ आएगा, क्या करेगा, वो उनका अपना मन। लेकिन आज जो बैठे हुए हैं सत्ता पे, जो लोग तानाशाही कर रहे हैं, किसी को भी दबाने की कोशिश, आज उनका सवाल है, उन पे बात कीजिए। केजरीवाल ने यमुना साफ करने के लिए जी बोल दिया, प्रधानमंत्री जी ने गंगा साफ करने के लिए बोला, 23,000 करोड़ रुपए जो प्रहलाद मोदी खा गया, उस पर आप बात कीजिए। बताइए कि गंगा का वो पैसा कहाँ गया, बताइए मैडम, बोलिए। काम चल रहा है, सवाल किया तो जाता है। मनोज तिवारी ने क्या कहा? कह रहे काम चल रहा है मैडम। मनोज तिवारी प्रगति पे है। मनोज तिवारी ने एक बात बोली थी, आपको शायद याद हो, कि मोदी भगत हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे। मैं देख रही हूँ जब से आप वापसी आई है, घर वापसी का है, तब से। हाँ मैडम, घर वापसी का मतलब आप समझते हो? भाजपा वाले लग रहे हो पत्रकार, बताते हैं घर वापसी का मतलब। घर वापसी का मतलब भाजपा जनता के बीच आए हैं तो वापसी हुई है ना। घर वापसी थोड़ी है, घर वापसी बीजेपी वाले घर नहीं मानते जनता को। जनता को बीच रहकर, बिल्कुल हम तो वही घर वापसी कह रहे हैं। मैं सोचा भाजपा जो कहना चाहती है वो वाला घर वापसी करके आए हैं। उसके बाद गीत वीत लिखना बंद कर दिया क्या? क्योंकि पहले तो बड़े वायरल के लिए गाना वाना गए का, अब पहले तो बहुत वायरल। जनता पार्टी का नचनिया बन जाए का, हमारे लिए रेड कारपेट बिछाना शुरू कर देंगे मोदी जी।
नहीं नहीं, सत्ता पक्ष को घेरते हुए भी आप तमाम चीजें लिखा करते तो मैं चाहूंगी अगर कुछ लिखा हो अनुराग। मैडम अभी कुछ नहीं है, हाँ, अभी कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं है, आराम से भी जीवन यापन कर रहे हैं। बस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं सरकार। अच्छा, सीधे पक्ष से पूछ रहे हैं आप। गीत, शायरी, पंक्तियां, टिप्पणियां वो बंद कर दी हैं। शायरी के माध्यम से शायरी उसे समझ में आती है जो शेर होता है, ठीक। और जब शेर की जगह पे कोई गीदड़ होगा तो उसको नहीं ना समझ में आएगा। कोई डरपोक होगा उसे समझ में नहीं आएगा। अब किसी डरपोक के आगे तुम खड़े हो जाओ जाके, हम बहादुर हैं, हम फलाना है, ढिमकाना है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो तो पहले से ही डरा बैठा है। अच्छा, ये सब समझा के भेजा गया है क्या आपको? कौन समझाएगा हमें? कि जनता जानना चाहती, समझा? जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। उसके बाद लिखा नहीं ना, तमाम दर्शक होंगे जो इंतजार में होंगे, मैं तो उनकी तरफ से आपसे सिफारिश कर रही जनता का अगर प्यार रहा तो अगला इंटरव्यू होगा ना तो जोरों तोरों से होगा और शायरी के माध्यम से ही होगा। हूँ। अच्छा, लिखा तो था जो पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू करा आपने कुछ तो लिखा था, सुनाया था। मैडम वही चीज़ बार बार जनता को कहाँ सुनाए। आज महंगाई पे बात करो, हम तो कह रहे हैं कि साहब रोजगार दे दीजिए, पीठ पे हमारे थोड़ा भार दे दीजिए, साहब हमको रोजगार दे दीजिए। हम तो रोजगार बोल रहे हैं ना, रोजगार दीजिए हमको। अच्छा, और कुछ भी लिखा है? क्योंकि शायरी के माध्यम से ही आपके तकरीबन मुझे लगता है जितने शब्द होते हैं वो। मैडम देखो, हर चीज़, हर एक शब्द को अगर समझा जाए ना तो शायरी ही होती है, लेकिन समझने के लिए शायर होना जरूरी है। नाराजगी दूर नहीं हुई है सत्ता पक्ष से साफ तौर पर, तो किन किन लोगों के मुद्दे ध्यान में रखकर फिर वोट करेगी इस बार जनता? मैडम इस बार जनता पहले महंगाई पे बात करेगी, बेरोजगारी पे बात करेगी, जो महिलाओं का जातिगत जनगणना, आरक्षण। जातीय जनगणना बिल्कुल करवाइए, कौन रुकवा रहा है जातीय जनगणना? हम थोड़ी रोक रहे हैं। जातीय आरक्षण, आरक्षण बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का तो विरोध कर रही है साहब। दलितों का क्या मुद्दा है? क्योंकि आप तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, दलितों का क्या मुद्दा होने वाला है? बताऊं, मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो दलित मुझे लगता है कि अब थोड़ा नासमझ होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया गया है, दलित भाई नहीं समझे हैं। एक आदिवासी महिला का भी अपमान कर दिया गया, दलित भाई आज भी नहीं समझ रहे हैं। उनको मंदिर जाने से आए दिन रोका जाता है, दलित भाई फिर भी नहीं समझ रहे हैं। उनका मतलब आए दिन शोषण हो रहा है, बोल छूने पर उंगली काट दी जाती है, बाबा साहब की जयंती मनाने पर मार दिया जाता है। दलित कब समझेगा मैडम, ये बताइए हमको। दलित कहीं ना कहीं नासमझ होता जा रहा है। और कितनी हुंकार भरने से भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि दलित भाई जब तक समझेगा नहीं ना। मैडम एक चीज़ बताओ, हम तो 3% हैं, हम तो ब्राह्मण, हम कहते हैं 3% हैं, और फिर भी 97% पे कब्जा है। 97% वो होते हुए भी 3% को काबू में नहीं कर पा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। अब उनको समझने और जानने। 3% खफा हो जाएंगे आप, बड़ा सोच कर बोले। अरे मैडम, न गीला करेंगे न सूखा करेंगे, आप खफा हो जाएंगे तो क्या करेंगे हमारा? खफा किस प्रकार से उन्हें बरगलाया जा रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर हटाया जा रहा है ध्यान? देखिए अच्छा, क्योंकि आप तमाम बहुजन समाज के लोग हमें देखते होंगे तो ये एक बड़ी बात कह दी है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज को बरगलाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो मैडम एक चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बहुजन भाइयों को, जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आते हैं, चुनाव के समय खाना खाते हैं उनके साथ बैठकर, बताइए। दिखावा, वही तो कहते हैं कि दिखावे से दूर रहिए तभी बहुजन आप कहलाएंगे। और प्रधानमंत्री जी कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ा देते हैं। रामनाथ कोविंद जी को क्यों बनाया? देखिए, हम SC को बना रहे हैं, हम कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव नहीं होता तो मैडम राजस्थान मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया, राम मंदिर का उद्घाटन में उनको बुलाया नहीं गया, शिलान्यास हो रहा था, बुलाया नहीं गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब क्या हुआ, अब तो दूसरा कुछ लाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि एक आदिवासी महिला को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दो। क्या राष्ट्रपति मैम आप 79 आर्टिकल पढ़ोगे ना, संसद तो उन्हीं के हाथ में आता है, उन्हीं के हाथ से उद्घाटन होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से उद्घाटन कर रहे हैं? महिलाओं का भी अपमान, महिलाओं का भी अपमान। तो आज दलितों का अपमान करने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जिनका अपमान आप बता रहे हैं, सम्मानित हैं वो, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर तो सत्ता पक्ष ये कह रहे हैं विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, जो हैं उस पद पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उद्घाटन की ही बात कर रहे हैं ना। मैडम देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, जो दलित होता है ना, दलित भाई जितने भी, वो बहुत सब्र रहता है उनके अंदर, हौसला, मतलब कि सहो सहो सहो, उनको शुरू से सहने की आदत है। प्रताड़ित किसने किया है? प्रताड़ित किसने किया है? 3000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया। हाँ। और आज 3000 साल के बाद जब वो, मतलब बाबा साहब का संविधान आया, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में संग्रेज उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो प्रताड़ना ही हाथ लिखी है उनके। वही जब तक वो समझेंगे नहीं ना मैडम, तो कैसे समझाएंगे? उपाय बताइए, समस्या नहीं समाधान बताइए। जब तक वो अपना एक कोई दलित नेता, कट्टावर नेता नहीं चुनेंगे ना, तब मैदान में कितने तो उतार रखे हैं उन लोगों ने। वही तो कह रहे हैं कि आप उनको, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाइए, फिर देखिए दलितों का वो। चलिए फिर चौड़ी छाती लेके। आज दलितों का शोषण हो रहा है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं काटा जा रहा है, तो उनकी ही वजह से हो रहा है मैडम, ये बात नोट रखिए।
लग नहीं रहा कि उनकी भावना को आहत हो जाएगी? मैडम एक चीज़ बताइए, भावना को आहत अगर हो रहा है तो भैया हम खेद चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए, लेकिन आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो तमाम दर्शक हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो मैडम एक चीज़ कि अपना नेता चुनो और तभी इस बहुजन समाज का कल्याण होगा, तभी दलितों का उद्धार होगा। नहीं तो ये संग्रेज आते रहेंगे, आपको दबाते रहेंगे, नाम के लिए आपको संसद में बुलाएंगे, फिर भी आपका अपमान करते रहेंगे। तो देख लीजिए किस प्रकार से अनुराग ओझा साफ तौर पर बता रहे हैं कि संग्रेजों का जब तक राज रहेगा, बहुजन का राज नहीं रहेगा, क्योंकि उनसे बस वोट लिया जाएगा और राज एक पक्ष का ही चलता रहेगा। हालांकि ओबीसी बताया जाता है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, लेकिन अफसोसन सवाल तो ये भी है कि आखिरकार ओबीसी के आरक्षण के मामले में उन्होंने अब तक किया क्या है। तमाम बड़े सवाल और मुद्दों को लेकर इस बार 24 के चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में और अनुराग के साथ इस इंटरव्यू के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।